नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश कुमार नायक, जो कि पिछले अध्याय में बेटा हमने पढ़ा था प्रकाश की प्रॉपर्टी के आधार पर पादपों पर उनके प्रभाव और टाइप्स ऑफ प्लांट। हमने देखा था लास्ट सेक्शन में देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट्स, स्पोरोफिलिक एंड स्कियोफिलिक। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हमें जो देखना है प्रकाश के गुण या तरंग धैर्य। प्रकाश के गुण या तरंग धैर्य से अर्थ है कि विच टाइप ऑफ लाइट, जो कि हम देखते हैं विबग्योर VIBGYOR, यानी प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रत्येक टाइप का जो प्रकाश है, प्रत्येक रंग का जो प्रकाश है, उसका क्या महत्व है, जीवों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर फिर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा बेटा, लाल प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा का निर्माण होता है, जबकि पादपों द्वारा नीले प्रकाश की उपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण अधिक होता है। इसी को हम थोड़ा सा और समझते हुए देखें, प्लांट फिजियोलॉजी में जो एक प्रभाव है इमर्सन एनहेंसमेंट थ्योरी, इमर्सन का वृद्धिकारी प्रभाव, तो वहाँ पर 2 प्रकार का प्रकाश यानी एक दीर्घ तरंग धैर्य और एक लघु तरंग धैर्य वाला प्रकाश मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट बेटा देखिएगा कि रेड एंड ब्लू लाइट, लाल और नीले रंग का प्रकाश जब सम्मिलित रूप से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्य करता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इमर्सन का एनहेंसमेंट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लाल व नीले प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी सबसे अधिक होती है। तो बेटा ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो पेपर होगा उसमें भी आपके काम आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश तरंग धैर्य का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से जीवों पर पड़ता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें, एक छोटा सा डायग्राम मैंने प्लॉट किया है। इस डायग्राम में हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक तालाब नुमा संरचना बनाई हुई है। इस तालाब को अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही जो हैं अलग अलग प्रकार के शैवालों की एबंडेंस हमें मिलती है। अर्थात हम यहाँ पर देखें, जब प्रकाश की किरणें किसी जलाशय पर पड़ती हैं तो तटीय क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रकाश पड़ता है, वहाँ हरे शैवाल पाए जाते हैं। जबकि जैसे जैसे प्रकाश अंदर की ओर गमन करता है तो उसका तरंग धैर्य में परिवर्तन होता है और उसकी तीव्रता में भी परिवर्तन होता जाता है। उसके परिणाम स्वरूप मध्यम गहराई पर भूरे शैवाल और बेंथिक जोन जो होते हैं तल वाली क्षेत्र, वहाँ पर हम देखेंगे कि हमें लाल रंग के शैवाल उत्पन्न होते हैं। ओके, तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें प्रकाश का काल। प्रकाश के काल से संबंधित प्लांट फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पादपों की वृद्धि के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है। पादपों की वृद्धि के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है। उसी रूप में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रकाश के काल को हम यहाँ 3 तरीके से समझ सकते हैं। में सर्वाधिक मात्रा में यानी 12 घंटे या उससे अधिक मात्रा में प्रकाश मिलता है। दूसरा, हम वो पादप देखें जिन्हें 12 घंटे या उससे कम अवधि का प्रकाश मिलता है। तीसरे वो पादप हैं जिन्हें
प्रकाश या अंधकार का अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस आधार पर हम 3 तरह के पादपों को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट डे प्लांट, सेकंड वन इज लॉन्ग डे प्लांट एंड थर्ड वन इज नेचुरल डे प्लांट। प्लांट्स who want less than 12 hours light is known as short day plant, while those plants which required 12 hours and more light are known as long day plant. And plants no effect of photo periods time is known as natural day plant या day neutral plant. ओके तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि पादपों पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकाश के कारण पुष्पों में एक विशेष हार्मोन का निर्माण होता है जिसे हम पुष्प हार्मोन भी कहते हैं और जनरली हम उसे जानते हैं फ्लोरेजीन के रूप में। फ्लोरेजीन फिजियोलॉजी में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्पों में बनने वाले प्रकाश की सहायता से पुष्पों में बनने वाले पुष्प हार्मोन का नाम लिखिए। दैट वन इज फ्लोरेजीन। ओके नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें अन्य क्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव तो मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म आर डायरेक्टली इफेक्टेड बाय लाइट। तो अन्य क्रियाओं पर प्रकाश काल के प्रभाव में अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अपघटन की क्रिया पूर्ण होती है, उसके द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ही एटीपी व NADPH2 का निर्माण करते हैं। थर्ड ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो देखिएगा प्रकाश की अवधि में तीव्रता में श्वसन बढ़ता है जबकि प्रकाश की अवधि कम होने पर तापमान कम हो जाता है जिससे श्वसन की क्रिया भी धीमी हो जाती है। बट बेटा यहाँ पर एक लाइन याद रखिएगा, बहुत अधिक प्रकाश होने पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म भी थोड़ी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इटियोलेशन। वी ऑल नो अबाउट दैट कि जब हरे पादपों को यानी फोटोफिलिक प्लांट्स को यदि अंधेरे में रखा जाता है तो उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इट इज़ नोन एज इटियोलेशन एंड आल्सो नोन एज पांडुरता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पांडुरता। तो पांडुरता का सीधा सा अर्थ है जब पादपों को प्रकाश नहीं मिलता है तो उसके कारण क्लोरोफिल पिगमेंट्स का अपघटन होने लगता है, वो टूटने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं इटियोलेशन या पांडुरता। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा होपफुली। नेक्स्ट वन इज हम यहाँ पर लेते हैं टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर बिकॉज 35 और 36 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं एंजाइम्स को डिग्रेडेट करने लगता है। लो टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर पर भी हम जानते हैं कि एंजाइम्स की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सीधा सा अर्थ है अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके द्वारा एंजाइमेटिक मैकेनिज्म पर प्रभाव पड़ेगा और वो जो प्रभाव पड़ेगा उसका सीधा सा अर्थ प्लांट्स की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर होगा। ओके तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश, तापमान और प्रकाश दोनों के लिए सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिससे तापमान के द्वारा ही विभिन्न दैहिक कार्यों का निष्पादन होता है और प्रत्येक जीव में जीवन यापन हेतु तापमान की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित होती है जिसे जीव की या समुदाय की सहनशीलता की सीमा भी कहते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य की जो है 50 डिग्री से ज़्यादा अधिक टेम्परेचर कर दिया जाए तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी बिल्कुल लो हो जाती है। तो हमारी सहनशीलता 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम सहन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट और पादपों के लिए भी ये सभी अलग अलग होती हैं। हम जानते हैं कि मरुस्थलीय पादप अधिक तापमान में जीवित रह पाते हैं जबकि जलीय पादप कुम्हाल जाते हैं, उनमें विल्टिंग हो जाती है। तो थोड़े ही तापमान से उनके ऊपर ये इम्पैक्ट आने लगता है। तो विभिन्न उपापचय क्रियाओं का निष्पादन किन के द्वारा होता है? तापमान के द्वारा है।
और वह तापमान जिस पर विभिन्न जीवों की उपापचयी क्रियाएं सक्रिय रहती हैं उसे सक्रियण क्षमता या सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट, सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट यदि हम देखें तो जीवन पे बहुत अधिक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, उन फैक्ट्स को देखिएगा। तापमान से प्रभावित जैविक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं। हम जानते हैं कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर पर उपापचय क्रियाओं की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, पर इसकी एक निश्चित सीमा है। यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री होगा तो हमारा भी मन करता है कि अधिक से अधिक वर्क किया जाए। इस समय बारिश का मौसम है और 30 से 40 के बीच में टेम्परेचर रहता है, 25 से 35-36 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो हम जानते हैं हमारी वर्किंग कैपेसिटी गर्मी और सर्दी की अपेक्षा अधिक है। तो यहाँ पर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझिएगा बेटा। तापमान गुणांक किसे कहा जाता है? जीवों में अधिकांश उपापचयी क्रियाएं एंजाइम द्वारा निर्धारित होती है। प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रियाओं की दर दुगनी हो जाती है, जिसे तापमान गुणांक कहा जाता है। तो तापमान गुणांक टेम्परेचर, ये देखिएगा बेटा, ये रिलेशन है यहाँ पर Q10 = 2:10, यानी अगर तापमान को 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर एंजाइम डिग्रेडेड होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपापचयी क्रियाओं की दर धीमी हो जाती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो ट्रांसपिरेशन, तापमान अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, जबकि तापमान अत्यधिक होने पर ट्रांसपिरेशन की दर लगभग बंद हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन। और स्ट्रेस कंडीशन में हम जानते हैं कि इसको मेटाबॉलाइज हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो 20 से 36 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है, जबकि 40 या उससे अधिक तापमान होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में भी गिरावट देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हम जानते हैं कि तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है वेजिटेशन टाइप्स पे। इसी के आधार पर हम पादपों को निर्धारित करते हैं। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगर हम देखें ट्रॉपिकल क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र, उनमें अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है और जलीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वेजिटेशन या पादप पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि हर एक स्थान पर, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो उपोष्ण क्षेत्रों, शीतोष्ण क्षेत्रों या जलीय क्षेत्रों, वहाँ पर तापमान की मात्रा अधिक या कम होती है और उसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो पादप पाए जाते हैं उन्हें अतितापी पादप कहा जाता है। देखिएगा, अतितापी पादप कहा जाता है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन आते हैं। वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण, ये भी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पादपों की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे निम्न तापमान पर रखा जाता है, बीजों को निम्न तापमान पर रखा जाता है, जिसे वर्नेलाइजेशन कहते हैं। इस वर्नेलाइजेशन की खोज लाइफेन द्वारा की गई। इसे 2 चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उन्हें कम आर्द्रता पर रखा जाता है, जबकि दूसरे चरण में उपचारित बीजों को प्रकाश उपलब्ध करवाया जाता है। ये क्रिया कहलाती है बसंतीकरण। बसंतीकरण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। एक बात और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बसंतीकरण के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है वर्नेलिन। शब्द याद रखिएगा बेटा, वर्नेलाइजेशन यानी वर्नेलिन, फ्लावर यानी फ्लोरेजिन। तो फ्लोरेजिन हार्मोन वहाँ पर बनता है और यहाँ पर वर्नेलिन हार्मोन होता है,
जो कि फ्लोरेजिन हार्मोन को प्रेरित करता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं वो पादप जो बसंतीकृत किए गए हैं या जिन्हें निम्न ताप पर उपचारित करके बोया गया है, उन पादपों में फ्लावरिंग जल्दी होगी और पुष्पन भी तीव्र गति से होगा। अर्थात वर्नेलिन की मात्रा जो है फ्लोरेजिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाती है, जो कि पुष्पन को प्रेरित करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर तापमान का वृद्धि पर प्रभाव। अधिक तापमान के फलस्वरूप पादपों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक देखिएगा, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसमें पहला है निर्जलीकरण और चिलिंग इंजरी। देखिएगा, तापमान अधिक होने पर कोशिकाओं में जल वाष्प के रूप में निकल जाता है एवं प्लांट मुरझा जाता है, जिसे विल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें चिलिंग इंजरी, अगर तापमान बहुत कम है तो पादप कोशिकाओं का जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं की डेथ हो जाती है और उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। वातावरण तापमान अत्यधिक कम होने पर कोशिकाओं में उपस्थित जल जम जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं चिलिंग इंजरी। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेते हैं बेटा वर्षा, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं वर्षा के आधार पर भी हमें पादपों का वर्गीकरण करते हैं। वो स्थान जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है, वो स्थान जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है और वो स्थान जहाँ पर शून्य के बराबर ही वर्षा होती है। इन सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के जंगल हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के पादप हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम यहाँ पर इन्हें देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वर्षण प्रभावित करता है। आप देखिएगा बेटा, जल पृथ्वी पर ओले, हिमपात, ओस, वर्षा आदि के रूप में बरसता है। यहाँ पर मैंने एक ये चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को आप देखिए। चार्ट से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्षा के अनुसार पादप पाए जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 0 से 1 मिनट बेटा, एक मिनट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यदि हम देखें तो मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अगर 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहाँ पर घास स्थल उपस्थित होते हैं, जबकि 75 से 125 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा होने पर सघन वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जहाँ पर 125 से 250 सेंटीमीटर या उससे अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा वन पाया जाता है। हम जहाँ पर रहते हैं हाड़ौती अंचल 75 से 125 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। ओके बेटा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। वायु में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्द्रता को आप यहाँ पर देखिएगा बेटा, वायुमंडल में किसी विशेष ताप और दाब पर उपस्थित अधिकतम संभव जल वाष्प की मात्रा संतृप्तता कहलाती है। आपके कई बार क्वेश्चन आता है सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी और अनसैचुरेटेड ह्यूमिडिटी के बारे में बताइए। तो वायुमंडल में किसी विशेष ताप व दाब पर उपस्थित अधिकतम संभवत जल वाष्प की मात्रा संतृप्तता कहलाती है, सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी कहलाती है। जबकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ओके, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। वायुमंडल में तापमान कम होने पर वायु में वाष्प रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जल वाष्प के रूप में बूंदे या ओस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। ये सारे मैकेनिज्म आपने देखी होगी।
आपेक्षिक आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित तापमान, दाब, वायु वेग एवं मृदा में उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जिन स्थानों पर आर्द्रता अधिक होती है उन स्थानों पर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मॉफ, एपीफाइट्स आदि पाए जाते हैं। आर्द्रता प्रकाश तीव्रता को कम करती है और इसके परिणाम स्वरूप अपेक्षित आर्द्रता पर वाष्पोत्सर्जन निर्भर करता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।